हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, हमने क्या एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, सॉलिडिफाई योर यूपीएससी मेंस 2026। ठीक है, विद स्मार्ट अप्रोच टू करंट अफेयर्स और जो जीएस के दो पेपर्स हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, तो उसको स्टार्ट किया गया था और कुछ दिनों से क्या है आपको वीडियोस मिले नहीं थे, तो सॉरी फॉर दैट। अब क्या है, इन वीडियोस को क्या वापस स्टार्ट किया जा रहा है, रेगुलराइज किया जा रहा है रीस्टार्ट करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हम करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स नहीं, आपके जो स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपके ज्योग्राफी हो, चाहे और कोई सेक्शन हो, करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उनसे क्या है रिलेट कर रहे हैं, क्या उनसे रिलेट कर रहे हैं। और मैंने आपको जब स्टार्ट करंट अफेयर्स का इनिशियल लेक्चर लिया था, तो अब आपको ये कहा था कि अगर आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स करनी है तो आप फरवरी के आसपास स्टार्ट कीजिएगा। अभी आपको वो करंट अफेयर्स करनी है जो आपके क्या है स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करती हो, जिससे आपके स्टैटिक पोर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मींस आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, क्या जाए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। तो उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्या है हम आज से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ हमें क्या है थोड़ा हमारा बैकलॉग है क्लियर, तो वो उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और जो आगे जो करंट अफेयर्स आता जाएगा जो हमें स्टैटिक पोर्शन के साथ करना है और स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में लाना है, उसको भी क्या है हम कवर करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आज के वीडियो को हम क्या शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कुछ चीजें करंट अफेयर्स में चल रही हैं और आपको उन चीजों को क्या है बिल्कुल क्लैरिफाई करना जरूरी है कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हैं क्या। क्या, और खास करके अगर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं तो आपको थोड़ी क्या दिक्कत आने लग जाती है उन कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि कई कई जगह वो किसी और तरीके से बताए जाते हैं, कुछ जगह किसी और तरीके से बताए जाते हैं। पर हमें क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू हैव टू बी एन अवेयर स्टूडेंट। अवेयर स्टूडेंट की तरह आपको क्या उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, अवेयर स्टूडेंट की तरह क्या करेंगे आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स हर वीडियो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा और हर वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर करेंगे, क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या है इस चीज को यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है, हम इस चीज को क्या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि उन कॉन्सेप्ट से क्या हो सकता है, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, टेक्निकली वो कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट से क्या हो सकता है और क्या वो कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, हम इन चीज को क्या फोकस करेंगे। उसकी नेगेटिविटीज या जो भी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वो रियल में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट हैव टू स्टडी दोज कॉन्सेप्ट्स। ये तब तक आपको नहीं करना है जब तक आपके स्पेसिफिकली यूपीएससी में क्या है पूछा ना जाए आपसे कि भी किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तब तक आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्या हम हल्के, ठीक है, हम अच्छी तरीके से क्या है क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट टू क्लैरिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब कुछ कई सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। एक आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, एक आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक जो चीज चल रही है वो कितनी है, रुपी। ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक चीज है फेड रेट कट एंड इंपैक्ट। ठीक है, फेड रेट कट एंड इंपैक्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके स्टार्ट किए हैं, जरूरी नहीं हम एक वीडियो में सारे कर लेंगे। वीडियो की क्या सीरीज चलती रहेगी, जो जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता जाएगा हम उसको क्या क्लैरिफाई करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, इन्हीं से रिलेट करके आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये मोस्टली कॉन्सेप्ट्स क्या है इकोनॉमी से रिलेट करके हैं। क्या है, इकोनॉमी से रिलेट करके आपके पास में क्या है कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्या करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, व्हाट एक्चुअली इज दिस कॉन्सेप्ट इज। अब पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को क्या छोड़ देते हैं, विल सेट असाइड दिस वर्ड। हम बात करते हैं सिर्फ इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज इन्फ्लेशन, कि इस वर्ड का मतलब क्या है।
ठीक है, ये जो वर्ड है इन्फ्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस वर्ड के लिए क्या है, एक वर्ड यूज किया जाता है प्राइस राइज। क्लियर, प्राइस राइज का वर्ड क्या है, यूज किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दीज टू आर नॉट सेम। ठीक है, दीज टू आर नॉट सेम। अगर आप लेमन से बात करेंगे, किसी लेमन को बोलेंगे या आम आदमी से बात करेंगे, तो वह जरूर कहेगा कि क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बट इन्फ्लेशन इज टेक्निकली या डायरेक्टली नॉट अ प्राइस राइज। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन्स। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है डिक्रीज इन परचेजिंग, ठीक है, पावर ऑफ मनी विद टाइम। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम लिया जाता है, जिस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, इन्फ्लेशन को ट्रैक किया जाता है, या इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। क्लियर है, इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब यहां पर एक इन्फ्लेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, वो आ जाती है कि इन्फ्लेशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है। बट प्राइस राइज इज जनरली अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही सटल, इसमें क्या है, डिफरेंस आता है प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन के अंदर। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन। दूसरा, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, प्राइस राइज। ठीक है, और यहां पर फिर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन और इनकी दोनों की। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। ठीक है, अब जब हमने इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन क्या है, जब हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या करता है कि पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को, मींस कंट्री लेवल पे क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। दिस इज, जब हमने कहा मैक्रो लेवल है, तो ये क्या है, मोस्टली क्या है, लोकलाइज्ड अफेयर होता है। ठीक है, मोस्टली क्या है, लोकलाइज्ड अफेयर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब ये लोकलाइज्ड अफेयर है, तो डायरेक्टली क्या है, मे और मे नॉट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, इनफैक्ट मोस्टली केसेस में इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि क्या है, लोकलाइज्ड अफेयर है, स्पेसिफिक फैक्टर से क्या है, कवर हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर क्या है कि फ्लडिंग हो गई। ठीक है, कहीं किसी एरिया में क्या, स्पेसिफिक एरिया में क्या, फ्लडिंग हो गई। क्या फ्लडिंग हो गई, तो फ्लडिंग से क्या है, फ्लडिंग से क्या हुआ, ठीक है, फ्लडिंग से ये हुआ कि भी कुछ कमोडिटीज जो हैं, कुछ कमोडिटीज हैं, उनकी जो सप्लाई है वो क्या हुआ, डिसरप्ट हो गई। क्या होगी, कुछ कमोडिटीज की सप्लाई क्या होगी, डिसरप्ट होगी। खास करके जो पेरिशेबल कमोडिटीज है, उनकी सप्लाई क्या होगी, डिसरप्ट होगी। तो क्या है, सप्लाई शॉर्टेज आपके पास में क्या आ गया, आपके पास सप्लाई शॉर्टेज आ गया। और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से क्या है कि प्राइस राइज हो गया। क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया फॉर अ टेम्पररी पीरियड।
क्लियर है? फॉर ए टेम्पररी पीरियड देयर इज अ प्राइस राइज, तो वो प्राइस राइज हो गया, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ रहा है। क्या ओवरऑल इन्फ्लेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? एक लोकलाइज अफेयर है, लोकल एरिया में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, और वो इन्फ्लेशन जैसे ही क्या है, ये फ्लडिंग हटती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट हट जाते हैं, तो वो अपने आप प्राइस राइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और प्राइस क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। मींस अफेयर क्या था, लोकलाइज था, मींस किस पे था, माइक्रो लेवल पे, ठीक है? माइक्रो लेवल पे क्या है, इम्पैक्ट हुआ था, क्या हुआ था, माइक्रो लेवल पे क्या हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है? जबकि इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, जब हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, तो इन्फ्लेशन क्या है, ओवरऑल लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है, यानी पूरे के पूरे कंट्री में क्या है, वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। एक स्पेसिफिक कमोडिटी जो भी बास्केट इन्फ्लेशन को बनाया गया है, जिसके जरिए क्या है, जिसके जरिए इन्फ्लेशन को बनाया गया है, उस पूरी बास्केट को ओवरऑल एवरेज लेकर क्या किया गया, मेजर किया गया, और ये देखा गया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, दिस इज इम्पैक्टिंग लाइक दिस, ठीक है? तो ये आपके पास में क्या है, इन्फ्लेशन का जो टेक्निकल क्लैरिटी है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो इन्फ्लेशन की आ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हिंदी में हम कहते हैं मुद्रा स्फीति, ठीक है? मुद्रा का मीन्स मनी, मुद्रा का मतलब होता है मनी, और स्फीति का मतलब होता है उसकी वैल्यू का गिरना। क्या? वैल्यू का गिरना। मुद्रा क्या होगी, नीचे गिर गई, तो मुद्रा की परचेजिंग पावर जो हो गई, वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। बाकी जो चीजें हैं हम धीरे धीरे करते जाएंगे, क्या मूव करते जाएंगे, तो ये चीज आपके लिए क्लैरिफाई होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि प्राइस राइज भी क्या है, इन्फ्लेशन को ड्राइव कर देता है। क्या है, प्राइस राइज भी क्या है, इन्फ्लेशन को ड्राइव कर देता है। कई बार कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं, क्या है, जो क्या है, एक लोकलाइज अफेयर नहीं क्रिएट करती, वो क्या है, इम्पैक्ट करती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। मान लीजिए कि एक एनर्जी प्राइस है, ठीक है, अगर एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज करती है, ठीक है, एनर्जी की अगर कॉस्ट इंक्रीज करती है, क्या करती है, एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज करती है, मींस क्या है, मींस अगर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है, हमने कहा था प्राइस राइज मे और मे नॉट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, प्राइस राइज मे और मे नॉट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन। मोस्टली केसेस में इतना इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर मान लीजिए अगर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्या फ्यूल की जो कॉस्ट है वो अगर इंक्रीज कर जाए, तो वो क्या करती है, एक लॉन्ग, ठीक है, एक क्या वाइडर एस्पेक्ट में इम्पैक्ट करती है, ठीक है, वाइडर, वो क्या करती है, वाइडर एस्पेक्ट में क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो जब वाइडर एस्पेक्ट में इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, और अगर वो सस्टेन हो जाए काफी टाइम तक, क्या हो जाए, काफी टाइम तक क्या हो, सस्टेन हो जाए, क्या हो जाए, काफी लंबे टाइम तक क्या सस्टेन हो जाए, तो उससे क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, ठीक है, फिर क्या होगी, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। वाई इन्फ्लेशन क्रिएट क्यों होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल जो है, हर प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो या कुछ भी हो, फ्यूल हर जगह क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली भी फाइनल, एज अ फाइनल, ठीक है, एज अ फाइनल प्रोडक्ट की तरह भी यूज हो रहा है, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह भी क्या है, फ्यूल यूज होता है। तो अगर इसकी कॉस्ट बढ़ती है और सस्टेन्ड बढ़ती है, तो दैट विल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन। तो वो क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या है, इम्पैक्ट करेगा किसको, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी को, क्या है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी को क्या करेगा, मैक्रो लेवल पे क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए गलती से सरकार क्या करती है कि किसी भी चीज की कॉस्ट, अगर मान लीजिए एलपीजी या डीजल या पेट्रोल की कॉस्ट अगर बढ़ाती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बाकी कमोडिटीज पर पड़ता है, और वो क्या है, धीरे धीरे कॉस्टली होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्या होती है, कॉस्टली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब एक तो चीज आपके पास में ये आ गई इन्फ्लेशन। अब टारगेटिंग में हम क्या बाद में बात करेंगे, लेटर ऑन टॉक अबाउट टारगेटिंग इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर क्या है, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट और हो जाती हैं। एक तो जिसको हम बोलते हैं, देखिए अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब भी कर रहे हैं, या जो अब यू नो के इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है, वो आरबीआई का मैंडेट दिया गया फ्रॉम 2016 से गया, आरबीआई को मैंडेट दिया गया है कि आपको क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और अगर दो कंटिन्यूअस क्वार्टर आप इन्फ्लेशन को उस रेंज में नहीं रख सकते, ठीक है, 4% + 2%
+-2 की रेंज में नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्या एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कारण ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए का कारण होता है कि आपको क्या प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है। क्या रखनी है, यू हैव टू कीप प्राइस स्टेबल। अगर आप प्राइस को स्टेबल रख पाएंगे, क्या प्राइस को स्टेबल रख पाएंगे, ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या है, हिकअप्स नहीं होंगे, इकोनॉमी क्या है, झटके नहीं खाएगी, ठीक है, इकोनॉमी झटके नहीं खाएगी। और अगर आप सस्टेन्ड प्राइस स्टेबिलिटी रहती है तो इकोनॉमी में क्या है कि भी जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं और हैं, उनको क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पूरा मौका मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का क्या है, पूरा मौका मिलेगा अगर वो प्राइस स्टेबिलिटी क्या है रखी जाती है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, यू हैव टू कीप प्राइस स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज क्या आ जाती है इन्फ्लेशन। अब यहां पर क्या है कि दो चीजें आती हैं आपके पास में, दो चीजें होती हैं जब प्राइस से रिलेट करके चीजें आती हैं। तो अब प्राइस स्टेबल मींस हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, वो क्या करता है, दो तरह की स्पेंडिंग करता है, 2 टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, दो तरह की क्या करता है वो स्पेंडिंग करता है, क्या करता है, दो तरह की वो क्या करेगा, स्पेंडिंग करेगा। वो दो तरह की स्पेंडिंग कौन सी होती है, फर्स्ट जिसको हम कहते हैं एसेंशियल एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, ठीक है, एसेंशियल एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। और दूसरी क्या है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, और इसको हम क्या देते हैं, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग। ठीक है, दो तरह की स्पेंडिंग होती है, कोई भी कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, दो तरह की स्पेंडिंग करेगा, दिस टू टाइप ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें नॉन, अब एसेंशियल स्पेंडिंग का मतलब क्या है, एसेंशियल स्पेंडिंग का मतलब ये है कि वो स्पेंडिंग जो वो क्या है, डेफर नहीं कर सकता, क्या है, डेफर नहीं कर सकता, उसे वो करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो अपनी लाइफ को क्या सस्टेन नहीं कर सकता, क्या है, लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता। जैसे डे टू डे का खर्चा है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है, डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, फूड आइटम्स में, कोई भी और दूसरी आइटम्स है, अपनी क्लोथिंग में कर रहा है, ठीक है, रेंट के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहा है, एनर्जी स्पेंड के लिए कर रहा है, बच्चों की फीस है और कोई भी चीजें हैं, तो वो जो स्पेंडिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं, एसेंशियल एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। इसको आप डेफर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डेफर दो स्पेंडिंग। तो उन स्पेंडिंग्स को क्या है, आप डेफर नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डेफर इट। और ये वो स्पेंडिंग है जो वो क्या है कि उसकी मजबूरी नहीं है, ठीक है, वो अब क्या करता है, मजबूरी के अलावा जो स्पेंडिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिशन, यानी अपनी मर्जी से कर रहा है, खुशी से कर रहा है कि ठीक है उसके पास एक्स्ट्रा मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, ठीक है, ये डिस्क्रिशन हुई। जैसे मान लीजिए कोई लग्जरी आइटम उसने खरीद ली, कार खरीद ली और कोई कोई चीज लग्जरी आइटम खरीद ली, ठीक है, फिर वो क्या है कि क्या क्या वो वेकेशन पे चले गए, क्या क्या चले गए, वेकेशन पे चले गए, क्या करें, वेकेशन पे चले गए, और कोई लग्जरी स्पेंडिंग कर दी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, ये दो तरह की स्पेंडिंग आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज टू स्पेंडिंग, एसेंशियल नॉन डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो ग्रोथ होती है वो मोस्टली क्या होती है, जब हम ग्रोथ को हाइक करेंगे, क्या क्या ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू स्टिमुलेट ग्रोथ, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इंक्रीज द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग।
ठीक है। वी हैव टू इंक्रीज, क्या है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को क्या करेंगे, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा आएगा तो इस पे ज्यादा खर्च करेगा, अगर किसी के पास कम आएगा वो क्या करेगा, कम पैसा खर्च करेगा। ठीक है, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या होगी, वो एक तरह से क्या है, स्टैटिक होती है, उसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाया जाता। क्या ऊपर नीचे हम नहीं जा सकते, इसलिए क्या है, वो चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू टारगेट द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। ठीक है, क्योंकि इसी से क्या है, फिर क्या होगी, ग्रोथ जनरेट होगी। अब ग्रोथ जनरेट क्यों होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। दिस विल क्रिएट डिमांड। क्या है, इससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी, इट विल क्रिएट अ डिमांड। तो ये चीज क्या हो जाती है, किससे रिलेट कर रही है, इन्फ्लेशन से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। अगर आप इन्फ्लेशन को कम रखेंगे, क्या करेंगे, कम रखेंगे, तो भी क्या है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या है, आप इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, क्या, इन्फ्लेशन को। अब हम ज्यादा डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे, स्लोली एंड स्टेडीली, ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ लें। और हम जब आप ये चीजें अच्छी तरह आपके धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी, तब हम क्या है कि एडवांस लेवल पे क्या है, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है, मूव करेंगे। वी विल ग्रेजुअली मूव टू आवर एडवांस लेवल इन आवर कमिंग क्लासेस। ठीक है, इन आवर कमिंग क्लासेस। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज की, वो है रुपी डेप्रिसिएशन। ठीक है, रुपी डेप्रिसिएशन। अब यहां पर क्या है, डेप्रिसिएशन वर्ड आ रहा है, क्या है, डेप्रिसिएशन वर्ड आ रहा है, और दो वर्ड आप टोटल में क्या है, चार वर्ड्स पढ़ेंगे, एक डेप्रिसिएशन, एक एप्रिसिएशन, एक रीवैल्यूएशन और एक डीवैल्यूएशन। क्लियर? ठीक है, ये चार वर्ड्स आप पढ़ेंगे, किससे किससे रिलेट करके, विद रिलेशन टू करेंसी। किसी भी कंट्री की करेंसी हो, ठीक है, किसी भी कंट्री की करेंसी हो, उससे रिलेट करके चार वर्ड्स होते हैं, चार टर्मिनोलॉजी होती है आपके पास में। ठीक है, अब ये और ये, अगर हम मीनिंग की बात करें तो दोनों का सेम ही है। क्या है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, भी आपकी जो होस्ट करेंसी है, यानी आपकी कंट्री की करेंसी है, वो किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो अगर दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है उस करेंसी की, या परचेजिंग पावर ना कह के हम ये कह देते हैं एक्सचेंज पावर, एक्सचेंज रेट, वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है। क्या एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मींस पहले आप जितनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते थे, ठीक है, आपको क्या है, अपनी करेंसी कम यूज करनी पड़ रही थी एक्सचेंज करने के लिए, फॉर अ यूनिट करेंसी। क्लियर है, फॉर अ यूनिट करेंसी। करेंसी जैसे फॉर एग्जांपल $1, ठीक है, फॉर अ यूनिट करेंसी आप जितनी करेंसी दे रहे थे वो क्या थी, लेस थी, कम थी। तो जैसे डेप्रिशिएट हुआ, दैट यू रिक्वायर मोर करेंसी। करेंसी टू एक्सचेंज है यूनिट अदर करेंसी, यानी दूसरी कोई भी करेंसी की जो एक यूनिट है उसको एक्सचेंज करने के लिए आपको ज्यादा करेंसी की क्या जरूरत पड़ने लगी। तो इसको तो हमने क्या कह दिया, डेप्रिसिएशन। और दोनों वर्ड सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है, प्रोसेस अलग है, किस तरह से होता है वो डिफरेंट है। तो ये पहली बात तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि दोनों का मतलब क्या है। मींस आप एक यूनिट यानी $1 को लेने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पहले आपको जितने रुपए देने पड़ते थे, अब वो क्या है, ज्यादा देने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं, ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। इसी को हमने क्या कह दिया, डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। अब डेप्रिसिएशन ये जो, ठीक है, तो ये तो वर्ड हो गए दो आपके पास में। अब हम दोनों का डिफरेंशिएशन भी देखते हैं अच्छी तरीके से। ये क्या है, एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन।
ठीक है, ये इसका रिवर्स है, इट इज रिवर्स ऑफ दैट। ठीक है, तो पहले जितना आप दे रहे थे, ठीक है, एक यूनिट करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जितना आप दे रहे थे, अब आपको उसका क्या है, कम देना पड़ रहा है। यू हैव टू एक्सपेंड लेसर फॉर द सेम यूनिट करेंसी और सेम अमाउंट ऑफ करेंसी जो आप पहले कर रहे थे। अब दोनों के अंदर क्या है, हम डिफरेंस देख लेते हैं कि भी हमारे पास डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, ये दो एक साथ है, ये दो एक साथ हैं, ये आपको समझ में आ गया दोनों का मतलब क्या है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों के प्रोसेस किस तरह से डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अगर कोई कंट्री ऑफिशियली क्या करे, खुद कंट्री क्या करे, ऑफिशियली एक्सचेंज रेट को चेंज करे, क्या करे, एक्सचेंज रेट को चेंज करती है। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या करती है, चेंज करती है। तो चाहे वो क्या करे, सॉरी दीज टू, क्लियर, नॉट दीज टू। ठीक है, तो अगर वो ऑफिशियली क्या करती है, गिराती है, जैसे हमने 1991 में किया था, क्या 1991 में किया था, तो दैट इज नोन एज डिवैल्यूएशन। दैट इज नोन एज डिवैल्यूएशन। अगर वो उसको इंक्रीज करती है, दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन। और अगर वो मार्केट फोर्सेस को के पे छोड़ देती है, ठीक है, अगर वो मार्केट फोर्सेस पे क्या करती है, छोड़ देती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। यानी मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वो डिमांड एंड सप्लाई जो भी इकोनॉमी में अवेलेबल है उसके ऊपर अगर वो छोड़ देती है, लीव कर देती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। चारों का मीनिंग आपको समझ में आ गया, चारों अलग अलग तरह के प्रोसेस में किस तरह से काम करते हैं, ये हमें क्या है, समझ में आ गए। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, ये आता है कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है, वाई रुपी डेप्रिशिएट। ठीक है, रुपी को डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है, जब हमने कहा मार्केट फोर्सेस पे क्या किया, आपने इसको छोड़ दिया, यू हैव लेफ्ट इट ऑन मार्केट फोर्सेस। तो यहां पर क्या है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कोई भी कमोडिटी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे कोई भी चीज हो, वट एवर इट इज, उसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, उसका जो कॉस्ट होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या करती है, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब कोई भी कमोडिटी XYZ है, ठीक है, XYZ है, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी, इफ डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, अगर उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है, दैट मीन्स, उसका मतलब क्या है, इट्स प्राइस विल इंक्रीज। इसकी प्राइस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, प्राइस इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर डिमांड डिक्रीज करती है तो प्राइस क्या होगा, विल रिड्यूस। ठीक है, प्राइस क्या होगा, उसका क्या करेगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस विल रिड्यूस। ठीक है, तो ये तो हो गया एक डिमांड का फंक्शन। क्या हो गया, डिमांड का फंक्शन। ठीक है, और सप्लाई का फंक्शन क्या है, ऑपोजिट ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ डिमांड, यानी अगर सप्लाई इंक्रीज करती है तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, प्राइस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर सप्लाई डिक्रीज करती है तो प्राइस क्या होगा,
इंक्रीज करेगा, द प्राइस विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। मेक इट क्लियर, समझ नहीं आए आप इसको 2-3 बार देखिए, समझिए, ध्यान रखिए। फिर से हम क्या देते हैं, डिमांड कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसका जो प्राइस है क्या है, इसको छोड़ दीजिएगा आप एक बार, लीव इट असाइड। ठीक है, हम इस कॉस्ट की बात कर रहे हैं। किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर पे क्या करती है, काम करती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर पे क्या करेगी, काम करेगी। अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और डिमांड डिक्रीज कर रही है तो प्राइस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, द प्राइस विल डिक्रीज। इसी तरीके से क्या है, अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है, सप्लाई इज इंक्रीजिंग, तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी। और अगर सप्लाई डिक्रीज कर रही है तो कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगी। कॉस्ट आपके पास में क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये क्या है, किससे रिलेट कर रहा है, किसी भी कमोडिटी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, किसी भी कमोडिटी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज आपके हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, अब जो चीज आती है इससे रिलेट करके जो रूपी डेप्रिसिएशन है, ठीक है, इसको हम क्या है थोड़ा सा आगे बात करेंगे अच्छी तरह से इसके बारे में कि रूपी डेप्रिसिएशन क्या चीज है। एक चीज हम और देख लेते हैं, वो होती है आपके पास में बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड यील्ड। अब देखिए यहां पर क्या कहा जाता है कि बॉन्ड यील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। क्लियर, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, हम वहां पर हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट हैं जब हम उसको डिटेल में बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बॉन्ड यील्ड इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक है, ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो। देखिए कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बॉन्ड प्राइस भी क्या है, ये भी क्या है, डिमांड से कंट्रोल होता है। ठीक है, बॉन्ड्स फिक्स हैं, उतने ही बॉन्ड अवेलेबल हैं, उसकी डिमांड से क्या है, इसका प्राइस क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब ये इनवर्सली कैसे है, हाउ इट इज सो। ठीक है, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या है, एक होता है जो बॉन्ड का प्राइस है, और एक है आपके पास में रिटर्न। ठीक है, किसी भी बॉन्ड का क्या है, रिटर्न है, वो चीज है। अब रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है, रिटर्न जो होगा वो फिक्स होता है कि भाई इतना आपको रिटर्न मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। एक बॉन्ड पे क्या है, प्राइस टैग लगा होता है। ठीक है, एक तो क्या होगा, उस पर एक प्राइस टैग लगा होता है और एक रिटर्न का टैग लगा होता है। क्या होता है, रिटर्न का टैग लगा होता है, इतना इसका प्राइस है, ठीक है, और इतना क्या है, इसका रिटर्न है। क्लियर है, इतना क्या है, इसका रिटर्न है। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्राइस टैग जो है वो काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, और वो कितना काम करता है ये डिपेंड करता है उस बॉन्ड की डिमांड के ऊपर। उस बॉन्ड की क्या है, डिमांड के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए कोई बॉन्ड है, उसका प्राइस टैग है 100 रुपीज, ठीक है, और उसका जो रिटर्न है वो है 105 रुपीज। क्लियर, ठीक है, तो जैसे हमने कहा दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स है, आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, आपको इतना ही मिलेगा। अब यहां क्या है, फ्लक्चुएशन है। यहां पर क्या है, फ्लक्चुएशन है। ठीक है, यहां पर बात आती है डिमांड एंड सप्लाई की। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की। यहां पर जो प्राइस है वो इन दो चीजों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा।
क्या करेगा, इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। यदि डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका प्राइस कितना होगा, 100 रुपीज होगा। क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज होगा। ठीक है, उसका प्राइस उतना ही रहेगा, 100 रुपीज रहेगा, क्योंकि उतनी उसकी डिमांड थी, उतनी वो क्या होगी, सप्लाई हो गई। ठीक है, तो प्राइस क्या हो गया, फिक्स हो गया आपके पास में एक, तो एक प्राइस हो गया, यील्ड कितनी होगी, 105। अब बात कर लेते हैं कि अब डिमांड अगर इंक्रीज कर जाए, अगर डिमांड इंक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, डिमांड इंक्रीज कर जाए बॉन्ड की सप्लाई से, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिए, प्राइस इंक्रीज कर गया, लेकिन रिटर्न अभी भी क्या है, फिक्स है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यील्ड। इसको हमने क्या कह रहा है, यील्ड, यानी यील्ड कितनी हुई उसकी, मींस प्राइस बढ़ा, टोटल यील्ड यहां से क्या है, उसको देना पड़ रहा है एक्सेस, 100 से ज्यादा। पहले 100 प्राइस था तो उसको 5 रुपए मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, 5 रुपए। अब अगर 100 से ज्यादा प्राइस उसको देना पड़ेगा तो 5 से क्या होगा, कम रुपए उसको मिलेंगे। दैट मीन्स जो टोटल यील्ड उसकी है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इफेक्टिव यील्ड जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या हो गई, रिड्यूस कर गई या हो गई, कम हो गई। इसीलिए हमने क्या कहा, बॉन्ड प्रोपोर्शनल इंडिपेंडेंट प्राइस, यानी प्राइस इंक्रीज करेगा तो यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब अगर हम इसी में बात कर लें, अगर मान लीजिए सप्लाई इंक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, यानी क्या है, सप्लाई तो उतनी है बट डिमांड डिक्रीज कर जाए, अगर डिमांड डिक्रीज कर गई, मान लीजिए, ठीक है, डिमांड डिक्रीज कर गई, तो जिसका जो बॉन्ड दे रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, जो बॉन्ड क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे उस बॉन्ड को सेल करने के लिए इसके प्राइस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इट हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड का प्राइस क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या है, व्हाट मींस रिड्यूस, रिड्यूस मींस प्राइस गिरा, इफेक्टिव यील्ड जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस कितना हो गया, 98 रुपीज, तो इफेक्टिव रिटर्न कितना हो गया, 7 रुपीज। क्या हो गया, 7 रुपीज। सो दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स ऑफ बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस इज। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मैथमेटिक्स का क्या है, प्राइस है जो हमारे पास क्या है, जो आप अगर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो ये चीजें क्या है, आपको कवर अप करनी पड़ती हैं, यू हैव टू कवर दीज थिंग्स। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में क्या है, हमने सिर्फ क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। फैक्चुअल चीज कोई भी हमने नहीं पढ़ी है, वी हैवंट स्टडीड एनी फैक्चुअल थिंग कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग कब से आया, क्या मैंडेट है, कौन सा एक्ट उसमें पास किया गया है 2016 में, जो ठीक है फाइनेंस एक्ट आया उसके थ्रू इसको लाया गया। वी हैवंट स्टडीड एनीथिंग। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है कि हम धीरे धीरे क्या है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये फैक्चुअल चीजें तो क्या है, आपको रिटन फॉर्म में भी क्या है अवेलेबल हो जाएंगी ऑन टेलीग्राम चैनल, तो उस पर भी आपको क्या है रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। मीन्स अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, वो हम कर ही नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए क्या है, इन चीजों को लिया जा रहा है ताकि आप ये आपके दिमाग में चीजें हैं, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें क्या है आपके सामने आती रहती हैं। तो जब तक आपका, अगर ये उसी टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उसी टाइम अगर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपका दिमाग क्या है उस तरफ कंसंट्रेटेड है। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, छप जाएगा दिमाग में, और आप उसे रिकॉल क्या है इजीली कर पाएंगे। यू विल रिकॉल देम वेरी इजीली। ठीक है,
तो आज के वीडियो का यही मकसद है, और आगे भी हम जो भी टॉपिक लेंगे तो स्टार्टिंग में क्या है, हम उसे कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर करेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज छूट रही है कि आपको ये कि भी ये चीज आपको समझ नहीं आई या ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आया है, यू हैवंट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, तो उस तरीके से क्या है फिर वो उसको क्या है आगे के वीडियोस में क्या है उस चीजों को ऐड कर लिया जाएगा. वी विल ऐड दिस ऑन इन द कमिंग वीडियोस. We will add those in the coming videos. जो भी वीडियोस आगे हम बनाएंगे उसके अंदर क्या है हम उसको ऐड ऑन करते जाएंगे आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि देख लिए ये वीडियोस क्या है, स्पेसिफिकली हम यूपीएससी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बना रहे हैं. ये कोई जनरलाइज वीडियोस नहीं है, दीज आर नॉट जनरलाइज वीडियोस. तो अल्टीमेटली क्या है, फायदा, प्रॉफिट, बेनिफिट जो है वो आपका होना चाहिए स्टूडेंट्स का. तो स्टूडेंट्स का अगर सजेशन आएगा क्या स्टूडेंट्स का अगर सजेशन आएगा और टू वे कम्युनिकेशन होगा तो इससे क्या है इस इन वीडियोस को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा क्या हेल्प मिलेगी. जिससे आपका सजेशन आएगा भी ठीक है ये चीज हम इस वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्या है वी कैन ऐड दिस. तो इस तरह से क्या है फिर वो क्या है रिफाइनमेंट आता जाएगा और आपके लिए क्या है ये चीजें फायदेमंद रहेंगी. ठीक है, तो बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, तो आज के तो यही हमारा मकसद है, हम धीरे धीरे क्या इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमारे बैकलॉग हैं वो रहे और आने वाले जो भी करंट के कॉन्सेप्ट्स होंगे जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके होंगे उसको हम क्या है क्लियर करते जाएंगे. रही बात जैसे मैंने कहा जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स या जो एड ऑन चीजें हैं वो आपको क्या है रिटन फॉर्म में भी हम अवेलेबल करा देंगे, तो अवेलेबल आपको हो जाएंगे जो आपके लिए क्या फायदेमंद रहेंगे. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.